हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर। रादर देन दैट हम ये कहेंगे कि ये नई यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आज हम उसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आप अगर डॉक्टर बनने वाले हैं और आपके अंदर वो जज्बा है तो ये चैप्टर आपको आगे भी मदद करने वाला है, क्योंकि जब आप अपने MBBS में एडमिशन ले लेंगे और अपना फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी और उसमें ये काफ़ी वास्ट में पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छा जिस्ट लेके जाते हैं इसका तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरे लिए भी था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपनी नीट की तैयारी बहुत ही तगड़ी करने वाले इन सब चैप्टर से, तो जब आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसा जो चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री जैसा जो सब्जेक्ट है आपका, इन सब में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो कि आपके नीट के तैयारी से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होती है, बहुत चीज़ें आपको पता होती हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी नाइस प्लस पॉइंट फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द चैप्टर। उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट from MS Ramaiah Dental College. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, a social worker, a COVID warrior and many more. बच्चों, मेरा टेलीग्राम चैनल है इस नाम से, डॉक्टर साक्षी बरनवाल के नाम से, साक्षी बायो करके भी अगर आप ढूंढेंगे यू विल गेट इट। इसके अलावा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी उठती है, कुछ भी दिमाग में आप फंस रहे हो, यू कैन अप्रोच टू मी ईजिली। ये एक ग्रुप है तो यहाँ पे ओपन डिस्कशन भी होते हैं, साथ साथ आपको सारे अपडेट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड मैनी मोर थिंग्स यू गेट हियर। तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको ईजी रहे पढ़ाई में, जो भी चीज़ें की ज़रूरत है। आई कीप ऑन अपडेटिंग, साथ साथ में रोज़ क्वेश्चंस भी भेजती हूँ आपको कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये आपको इवेल्युएट करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमारा मेनली आता है एलिमेंट्री किनार, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड मैनी मोर की डाइजेशन कैसे हो रहा है, एंड प्रोडक्ट कैसे बन रहा है और इससे रिलेटेड क्या क्या डिजीज़ है, ये पूरे चैप्टर का जिस्ट है। तो आज हम देखेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें, वो सारी चीज़ें हम एलिमेंट्री किनार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो ये बात करते हैं कि भाई डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों हो रहा है डाइजेशन जैसा प्रोसेस हमारे अंदर। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट याद होगा, क्लास 10th में हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ा था, दैट वाज फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बायोलॉजी। उसमें हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे, उसमें हमने न्यूट्रिशन भी पढ़ा था। वो एक डाइजेशन का ही छोटा रूप है, उसी को हम अब वास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी याद है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं भाई, मैं हूँ ना, बस। तो डाइजेशन बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको फूड की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है फूड की, क्योंकि फूड क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। फूड इज व्हाट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फूड है, क्योंकि जब तक फूड जाएगा नहीं बॉडी में तब तक आपका डाइजेशन प्रोसेस शुरू नहीं होगा, और डाइजेशन नहीं होगा तो एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आपके बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी का एंड प्रोडक्ट आपके ATP फॉर्मेशन में एनर्जी जनरेशन का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, राइट। चलिए, तो इसलिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है, और खाना एक्चुअली जो हमारे बॉडी में जाता है वो बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में जाता है। हमने चैप्टर पढ़ा था बायोमोलिक्यूल, वहाँ से डायरेक्ट लिंक यहाँ जुड़ता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल में आते क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आते हैं एंड फैट्स आते हैं। ये 3 मेन चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी में हमारे बॉडी में यूज़फुल होते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी यूज़फुल। उनकी कमी से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, तो भले कम मात्रा में चाहिए बट वो चाहिए ज़रूर होती हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ये मैक्रोमोलिक्यूल घुसते हैं तो ये डायरेक्टली आपका क्या कहेंगे, एक तरह से सबस्ट्रेट नहीं देते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ता है, इनको डाइजेस्ट करना पड़ता है ताकि ये छोटे मॉलिक्यूल बना पाएँ और उसको फर्दर एज अ सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है, राइट।
तो हम मैक्रोमोलिक्यूल की जब बात करें उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स आते हैं, राइट। जब ये हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, एक लाइफ प्रोसेस है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, राइट। जैसे ही उस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है फूड, वो क्रश होने लगता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, राइट। इसके लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो इन्हीं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू उनको मिलती रहती है, और साथ साथ कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं जो उसके आसपास रहते हैं और अपने अपने सिक्रीशन के थ्रू इस डाइजेशन में मदद करते हैं। तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, ये जो फूड में प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली हमारे बॉडी को में यूटिलाइज नहीं हो पाते, इसलिए उनको छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना पड़ता है, क्योंकि बायोमैक्रोमोलिक्यूल काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं। इनको जितना ज़्यादा सिंपल करेंगे उतना ईजी इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिर्फ तोड़ना नहीं है, उसको एब्जॉर्ब भी करना है, राइट। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन की स्टेटमेंट या आपका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बड़े फूड के स्ट्रक्चर को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना जो कि ईजिली एब्जॉर्ब हो पाए, उसी को कहते हैं डाइजेशन। या आप अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, इसलिए डाइजेशन अगर आप बोर्ड्स देंगे तो इसमें भी आपकी बहुत मदद करेगा ये डेफिनेशन। अगर आप अपने वर्ड्स में भी लिखेंगे लेकिन सही लिखेंगे, इट इज़ एक्सेप्टेबल, ओके। चलिए, रट्टाफिकेशन नहीं करना, चीज़ों को पहले समझिए। जहाँ पे याद करने वाली चीज़ें वो मैं बता दूंगी, लेकिन ये क्या है, ये एक ऐसी फिजियोलॉजी है जो आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, तो बहुत ही अच्छा रिलेट कर पाते हैं आप, राइट। कितने तरह के डाइजेशन होते हैं बच्चों? एक डाइजेशन होता है जो सेल के अंदर होता है, एक डाइजेशन होता है जो सेल के बाहर होता है। सेल के अंदर की बात हो रही है, बॉडी के अंदर की बात नहीं हो रही है। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल के अंदर जाके डाइजेशन होता है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म आपको याद आ रहा है? मुझे तो याद आ रहा है, सूडोपोडिया से कोई फूड खींचता है और एक वैक्यूल बनाता है और गप से खाना खा जाता है। यस, हम बात करें अमीबा की। अमीबा अपने सूडोपोडिया से फूड को इनगल्फ करता है, एक वैक्यूल बनाता है अपने अराउंड, उस सूडोपोडिया को सराउंड करके और खाने को डाइजेस्ट कर जाता है। वो क्या होता है? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर ही डाइजेशन होगी। क्लियर है? तो पहला है हमारा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, दूसरा रहेगा इंटरसेल्युलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्युलर या एक्स्ट्रा सेल्युलर, नॉट इंटरसेल्युलर, सॉरी, इट्स एक्स्ट्रा सेल्युलर आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इसके एग्जाम्पल थे यूनिसेल्युलर, टू बी मोर स्पेसिफिक आप अमीबा का नाम दे सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्युलर में वो डाइजेशन है जो कि सेल के बाहर हो रही है, यानी कि बॉडी में कोई सिस्टम है, कोई ऑर्गन सिस्टम है या कोई ऐसा मशीनरी बनाया गया है या ऐसा कोई प्रोसेस बनाया गया है जिसकी वजह से डाइजेशन हो पा रहा है। सेल तक नहीं ऐसा डाइजेशन का एक एक पार्टिकल जा रहा है, वो सिस्टम में ही आपके अडाप्ट करके डाइजेशन हो जा रहा है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में मल्टी सेलुलर में देखा जाता है, एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रोसेस होता है जिससे डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर किस में देखा जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर है? ठीक है, आप यहाँ पे ह्यूमन लिख लीजिए और इजी, ठीक है, स्पेसिफिक करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमें पूरा एलिमेंट्री कैनाल याद आ जाता है। तो शुरू कहाँ से हो रहा है भाई? खाना कहाँ से खाना है? सीधे मुंह में डालते हैं खाना। तो आपका सबसे पहले कौन आया? माउथ, राइट। और फिर इसका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? एनस से, जहाँ से आपका अपना एक्सक्रीटा निकालते होते हैं। ये पूरा सिस्टम माउथ से लेके एनस तक, वो पूरा सिस्टम कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं कुछ ग्लैंड्स, वो सारी बातें अब हम करने वाले हैं। तो पहला चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल। क्या है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल। लेट्स टेक एन अदर कलर। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ है? बकल कैविटी, यानी कि ओरल कैविटी, आपके मुंह के अंदर जितनी भी कैविटी, जो भी आपके टीथ, टंग, ये सारी बकल कैविटी के अंदर आती हैं। देन ईसोफेगस इज योर फूड पाइप, जहाँ से खाना आपके स्टमक तक जा रहा है। देन वी हैव स्टमक, जब पेट होता है जिसके अंदर आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है और भी अच्छे तरीके से। एंड फाइनली वो इंटेस्टाइन तक जाता है, ठीक है, और वहाँ पे आपका फाइनली उसके बाद एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब इंटेस्टाइन भी दो तरह के होते हैं, पहला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल और लार्ज इसके
एक्सटर्नली इनके लेंथ पे नहीं डिपेंड करता, इनके विड्थ पे स्मॉल और लार्ज बोला गया है। स्मॉल की विड्थ पतली होती है लेकिन वो काफ़ी लंबे होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ मोटी होती है बट वो काफ़ी छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इनके विड्थ के हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं, ना कि इनके लेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो पहला स्मॉल इंटेस्टाइन में एरिया आता है डिओडेनम, फिर जेजनम और फिर आता है इलियम। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है आपका सीकम, कोलन एंड रेक्टम, और रेक्टम फाइनली खुलता है एनस में। क्लियर है? तो ये पूरा सिस्टम होगा आपका एलिमेंट्री कैनाल का। इसके अलावा भी जैसा कि मैंने कहा कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, ताकि वो अपना सिक्रीशन दे पाए जिसकी वजह से डाइजेशन और भी ईजी हो पाए। तो ऐसे कौन से एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं? पहला है सलाइवरी ग्लैंड, जो आपके मुंह में वो मैं आपको बताऊंगी। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा एक्चुअली कई ग्लैंड से मिलके बनता है, कई सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे अंदर। दूसरा है लिवर, ठीक है, लिवर। देन वी हैव गॉल ब्लैडर जो कि लिवर से बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पैंक्रियाज, इसकी वजह से ही फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल डाइजेशन हो पाता है। राइट, तो ये चार मेन ग्लैंड्स हैं जो कि एसोसिएटेड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, चलिए बात करेंगे सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल का नाम आते ही कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होगा। ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो 8 to 10 मीटर इन लेंथ है। कितना है? 8 to 10 मीटर्स। इतना लंबा एलिमेंट्री कैनाल हमारा होता है जिसमें आपका माउथ से लेके एनस तक का पूरा पार्ट आता है। इस पूरे ट्यूब के अंदर मस्कुलर वॉल होती है और इसका डायमीटर डिफर करता रहता है। डेफिनेटली जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो डायमीटर है वो फिक्स नहीं रहेगा, थोड़े थोड़े दूर पे उसका डायमीटर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गन्स इट इज लीडिंग टू। ठीक है, जैसे ईसोफिगस का डायमीटर अलग है, स्टमक काफ़ी वाइड हो जाता है जे शेप का, इंटेस्टाइन में दो तरह के इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज, तो इट डिफर्स, लेकिन सबके अंदर मस्कुलर वॉल होता है ताकि ये पेरिस्टालसिस भी कर पाए, यानी पेरिस्टालसिस के थ्रू एक ये मूवमेंट है जिसके थ्रू खाना आगे की तरफ बढ़ता है, वो हम आगे बात करेंगे। सिर्फ अभी आपको बताने के लिए कि मस्कुलर वॉल इम्पॉर्टेंट हैं। राइट, इट बिगिंस विद एंटीरियर ओपनिंग जिसको हम माउथ कहते हैं एंड ओपन्स आउट पोस्टीरियर थ्रू एनस। ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझाया। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, अगर हम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी में 3 तरह की लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन्हीं से सारे बॉडी के जितने भी ऑर्गेनल हैं, सिस्टम है, सब कुछ इन्हीं तीन तरह की लेयर से बनती है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी लेयर कौन सी चीज़ बना रही है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के हिसाब से एलिमेंट्री कैनाल जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है सबसे आगे फोरगट, यानी कि सबसे आगे का पार्ट, फिर आता है मिड गट यानी बीच वाला पार्ट, और लास्ट में आता है हाइंड गट जो सबकी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसके एक्स्ट्रा एक नाम है, स्टोमोडियम, मिजोडियम एंड प्रोक्टोडियम। इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, अगर फोरगट, मिडगट, हाइंड गट आता है तो इतना ही आएगा, वो भी चांसेस कम है। देखो यहाँ पे है आपका माउथ से गया खाना, अंदर गया, स्टमक पे पहुंचा, फिर इंटेस्टाइन में आएगा और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस से बाहर निकल जाएगा। दैट इज द होल प्रोसीजर वी आर टॉकिंग अबाउट। पहले बात करेंगे फोरगट, ये कैसा है? एक्टोडर्मल है, यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर से ही बन रहा है, एक्टोडर्म इन ओरिजिन। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? आपका बकल कैविटी आता है, यानी कि आपका माउथ के अंदर जो भी आपका जितना भी पोर्शन है बकल कैविटी के अंदर, टीथ, टंग, ये सारी चीज़ें ओरल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर आती हैं। देन वी हैव फैरिंग्स, आपके ओरल कैविटी के जस्ट नीचे को एक समझ लीजिए एक कनेक्टिविटी है जिसको हम फैरिंग्स कहते हैं, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। देन वी हैव ईसोफेगस विच इज़ द फूड पाइप, राइट। Then we have stomach which is J-shaped organ and then small part of duodenum. अब ध्यान से देखिएगा, this is the small intestine का first part, ठीक है। small intestine का सबसे initial portion है duodenum, उसका भी छोटा सा part आपके foregut में आता है बस। उसके आगे का जो part है यानी कि पूरा का पूरा जो small intestine और large intestine बचा है वो क्या होगा? आपका एंडोडर्मल इन ओरिजिन होगा और ये मिड गट में आएगा। किस में आएगा? मिड गट में। तो ये क्या है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है।
तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये एक्टोडर्मल था बट ये एंडोडर्मल है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बचा आपका, रेक्टम पोर्शन बचा है, क्योंकि वो भी पोस्टीरियर पार्ट है और टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ बॉडी है। जो एनस है आपका एक्चुअली वो बॉडी के आउटसाइड ही ओपन हो रहा है, तो एक तरह से वो भी आउटसाइड के इन्वायरमेंट के बहुत पास है, तो वो भी एक्टोडर्मल ही होता है इन ओरिजिन। और इसमें क्या क्या आता है आपका, एनल कैनाल और एनस, दो चीज़ें आपकी हाइंड गट के अंदर आती हैं, क्योंकि ये वह आउटसाइड इन्वायरमेंट से बहुत क्लोज होती हैं, इसलिए ये भी एक्टोडर्मल ही होती हैं इन ओरिजिन। क्लियर है। तो 3 तरह का आपका डिवीजन देखा गया है अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम पहले पार्ट पे आएंगे जिसको हम कहेंगे माउथ। माउथ क्या है आपका, लिप्स का रहता है, उसके अंदर सीधे आप खाना डालते हो, उसके अंदर आती है आपकी बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के अंदर यानी कि ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या पोर्शंस है, तो पहला होता है आपका माउथ के अंदर ओरल कैविटी, जिसमें क्या होता है आपके टीथ आते हैं, ठीक है, और सलाइवा भी प्रेजेंट होता है। फूड एंड सलाइवा रिसीव्ड बाय माउथ। माउथ एज इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम। तो आपके माउथ के अंदर क्या मेनली 2 चीज़ें आती हैं, एक तो फूड आप खाते हो, दूसरा जब आप फूड चबा रहे हो तो आपके मुंह में वाटरी सिक्रीशन होता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं, हिंदी में जिसको लार कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो वो सलाइवा क्यों यूज़ होता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बिना सलाइवा के खाना आगे नहीं बढ़ सकता। देखो सलाइवा के 2-3 बहुत मेजर फंक्शन है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लीजिए। जो आपका फूड आता है, ठीक है, जब आपके ओरल कैविटी में फूड आने लगता है तो उसको थोड़ा सा वेट करने के लिए, वेट करने से क्या होगा, चीज़ें ईजिली चूएबल हो जाएंगी, ईजिली मूवेबल हो जाएंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा लिक्विड कोटेड अब हो गई है। जब कोई चीज़ लुब्रिकेट हो जाती है तो उसकी मूवमेंट काफ़ी ईजी भी हो जाती है। इसके अलावा सलाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में भी मदद करते हैं। तो ये सारे रोल्स होते हैं हमारे सलाइवा के, बहुत सारे रोल्स हैं, ठीक है, कुछ मैंने आपको यहाँ बताया। ओरल कैविटी के अंदर मेनली 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका टीथ होता है जो क्रश करता है आपके खाने को, दूसरा होता है आपका टंग, राइट, दूसरा होता है आपका टंग। दोनों का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। टूथ तो है मेरा ही डोमेन भाई, मैंने 5 साल से टूथ ही पढ़ा है ढंग से, ठीक है। उसके अलावा हमने और भी बुक्स पढ़ी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है, वो सब पढ़ा है हमने, लेकिन दिस वॉज माई डोमेन एक्चुअली, यू कैन से, ठीक है। तो टीथ कहाँ होता है, आपके सॉकेट में एम्बेडेड होता है। हमारे पास 2 तरह के आपके जॉज है, ठीक है, मैक्सिला एंड मैंडिबल, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे सॉकेट्स होते हैं। जब आप छोटे से थे, ठीक है, जब छोटू से थे, ठीक है, तो आपके दांत टूटने लगते थे, जब आप दांत निकालते थे वहाँ से तो वहाँ पे खून आता था, फिर आप उसको वॉश करते थे तो देखते थे वहाँ पे होल है, ठीक है, वहाँ पे होल है, जैसे स्क्रू डाला हो किसी चीज़ में, तो दांत वैसे ही उस होल में एम्बेडेड रहता था और नया दांत भी उधर ही से निकल रहा होता है। तो वो क्या है, बेसिकली एक सॉकेट है जिसके अंदर दांत अपने आप को ग्रिप करके अपने अपने मैंडिबल और मैक्सिला में अटैच्ड होता है, अपने अपने जॉज में अटैच होता है। तो पहला देखेंगे हमारा मैमेलियन टीथ जो होता है, ह्यूमन टीथ, मैमेलियन टीथ, वो थीकोडोंट इन नेचर होता है। थीकोडोंट मतलब जो कि अपने जॉज में सॉकेट के अंदर एम्बेडेड हो, राइट, इसलिए उसको कहते हैं थीकोडोंट। Those teeth which are fixed in socket have well developed roots implanted deeply in the jawbone socket। तो अगर हम टीथ की बात करें तो टीथ में होते हैं 3 पोर्शन, मेनली आपको याद करने के लिए 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका क्या है, क्राउन, इसको कहते हैं हम क्राउन, ठीक है। ये है आपका नेक जहाँ पे दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, और ये है आपका रूट, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं टीथ के जिससे टीथ पूरा बनता है। ये होता है आपका रूट एक्चुअली सॉकेट के अंदर। कुछ पार्ट नेक का भी सॉकेट के अंदर मसूड़े से कवर होता है, बाकी क्राउन जो है वो आपको दिखता रहता है, जो चमाचम आपके वाइट टीथ दिखते हैं ना, वो होता है क्राउन, ठीक है। अब आएंगे डाइफोडेंट। डाइफोडेंट में वर्ड है डाई मतलब 2 टाइम्स। यस, हमारे जो दांत हैं वो पूरे लाइफ टाइम में 2 बार ही उगते हैं। एक पहली बार जो उगता है वो होता है मिल्क टीथ, जो कि कितने होते हैं 20 इन नंबर, और दूसरी बार कहते हैं उसको
दूसरी बार जब निकलता है तो 32 इन नंबर, बट ये 32 कांस्टेंट नहीं होता है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। बट इतना है कि हमारे पूरे लाइफ टाइम में ह्यूमंस में भी दांत 2 बार निकलते हैं। पहला होता है दूध का दांत, जिसको कहते हैं दूध का दांत, जो कि झड़ जाते हैं, धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ फॉर्म ड्यूरिंग लाइफ टाइम। फर्स्ट सेट इज नोन एज मिल्क और डेसिडुअस टीथ। इसको मिल्क टीथ या मिल्क टीथ तो लेमैन में कहा जाता है, डेसिडुअस टीथ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं 20 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 20 नंबर। ठीक है, 20 दांत होते हैं इसके अंदर, यानी कि 4 क्वाड्रेंट में आपका पूरा सॉकेट डिवाइडेड होता है। यानी कि आपका पूरा मुंह 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है, ऊपर के 2 और नीचे के 2। ठीक है, तो इधर 5 दांत होंगे, इधर 5 दांत होंगे, इधर 5 दांत होंगे, इधर ऐसे बनाता है 20 दांत। यानी ऊपर में पूरे 10 दांत होंगे, नीचे में पूरे 10 दांत होंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा परमानेंट टीथ, अडल्ट टीथ, जो कि फाइनल टीथ हमारा बनता है रिप्लेस होके मिल्क टीथ को। ये कितना बोला जाता है? बोला जाता है ये 32। अगर 4 सॉकेट में इनको भी डिवाइड किया जाए तो ये 8-8 की क्वांटिटी में जा रहा है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके पास 32 दांत हो ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई 32 दांत नहीं हुए तो आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई है। बहुत लोग को 28 दांत होते हैं और विजडम टीथ नहीं निकल पाता है। बहुत लोग को विजडम टीथ 1 या 2 ही आ पाता है, बहुत लोग को बिल्कुल ही नहीं आता है, बहुत लोग को 2 आ गया और हो सकता है निकलवाना भी पड़ जाए, क्योंकि वो एक्चुअली लेट आता है ना आपकी लाइफ में। कब आता है? वो आपके 18 एज के बाद लगभग आता है, 17 से 18 एज के बाद आता है, और लगभग 27-28 तक भी देखा गया उसको आने तक। लेकिन ज़रूरी नहीं वो आए ही कि अगर मेरे पास विजडम टीथ नहीं आया तो मेरे अंदर विजडम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये मिथ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ये लेट आता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सॉकेट के टीथ है वो अपना अपना जगह ले चुके हैं। अब ये जो है भाई साहब, ये बाद में निकलना है, तो पता नहीं इनके लिए जगह है या नहीं जगह है, बट इनको कहना क्या है, मैं निकलूँगा। तो कई बार जब ये निकलते हैं, ठीक है, अपने सॉकेट में से अपीयर होना शुरू करते हैं, तो इनके लिए जगह नहीं बचती और ये बगल वाले दांत पे खूब सारा प्रेशर लगाते हैं और हमें होता है बहुत सारा दर्द। तो लोग कहते हैं भाई तुम्हारी अक्ल दाढ़ आ रही है तभी तुमको दर्द हो रहा है। तो बेटा वो अक्ल दाढ़ आ रही है इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है उस दांत को निकलने की। वो काफ़ी तगड़ा दांत होता है, ठीक है, ये बहुत ही मोटा दांत होता है, मोलर होता है वो एक्चुअली। ठीक है, तो वो बड़ा होता है साइज़ में, इसलिए वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है और जगह नहीं मिलती है तो क्या करता है, डिशुम डिशुम लड़ता है बगल वाले दांत से कि भैया हटो 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 हमको आना है। इसलिए होता है बहुत लोग को पेन, लेकिन सबको ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट इज हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब कि डिफरेंट तरह के टीथ हमारे अंदर मौजूद हैं। अगर 32 परमानेंट टीथ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और डिफरेंट टाइप के टीथ देखे गए हैं। क्लियर है? तो कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं परमानेंट में। परमानेंट में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 तरह के दांत हो गए। तो आपका इंसाइजर्स जो है वो कटिंग में यूज़ होता है, यानी कि आगे वाले दांत, जैसे आप सेब खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, तो आप आगे वाले दांत से उसको कट करते हो क्योंकि इसका मेन काम क्या है, कट करना। केनाइन क्या होता है, चीज़ों को फाड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ये मेनली यूज़ होता है जो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं उनमें केनाइन ज़्यादा शार्प देखी गई है। तो इसलिए आप देखो ध्यान से, कुत्तों के केनाइन बहुत ही तेज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, फीड करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड पे। तो हम ह्यूमंस में भी केनाइन उनके शार्प होंगे जो नॉन वेज पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, राइट। तो केनाइन का काम ही मेन है टीयरिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो आप जब भी नॉन वेज खाते हो उसको टीयर करते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर मोलर दोनों का काम ही क्रश करना और ग्राइंड करना है। जब आप चीज़ों को चबाते हो, खाना काट के चबाने लगते हो, तो पीछे वाले दांत काम आते हैं। उसमें प्रीमोलर और मोलर दोनों का ही रोल होता है। ठीक है, प्रीमोलर थोड़े छोटे होते हैं मोलर से, बट वो भी क्रशिंग और ग्राइंडिंग में ही मदद करते हैं, और मोलर भी काफ़ी बड़े होते हैं ये, और ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। कभी कभार जब आप ऑर्थो ट्रीटमेंट कराते हो, ब्रेसेस लगवाने जाते हो, तो डॉक्टर आपसे बोलता है कि आपके 1-2 दांत निकालने पड़ेंगे। जैसे मेरे दांत निकाले गए थे, मैंने ऑर्थो ट्रीटमेंट कराया था, इसलिए इतने प्यारे प्यारे दांत हो गए मेरे। ठीक है, तो मेरे भी 4 दांत निकालने पड़े, और आपको पता है मेरे मुंह में सिर्फ 24 टीथ है। यस, आई हैव ओनली 24 टीथ। मेरे विजडम टीथ निकले नहीं। ठीक है, ऊपर से 4 दांत निकाल भी दिए गए।
तो बचे कितने 24 टीथ। तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं एबनॉर्मल हो गई, मैं नॉर्मल ही हूँ, ठीक है। वो क्यों निकालने पड़े? क्योंकि मेरे दांत में बहुत सारी क्राउडिंग थी, एक दांत दूसरे के दांत पे ओवरलैप कर रहा था। इसकी वजह से क्या है, बहुत अजीब दिखता था और मेरा प्रॉपर, जब भी मैं मुंह बंद करती तो वो प्रॉपर बंद नहीं होता, राइट। तो उसको एक सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए, सही से एक एंगल में, एक आपके अपने पूरे एक्सिस में लाने के लिए, तो उनको 4 प्रीमोलर निकालना पड़ा हर एक साइड से, ठीक है। तब उसके बाद थोड़ी जगह बनी और फिर सारे जो क्राउडेड दांत थे एक दूसरे पे ओवरलैप किए, उनको सीधा किया गया और वापस से जॉ पे अरेंज कर दिया गया, राइट। तो ये आपका प्रीमोलर कई बार लोग निकलवाते जब ऑर्थो ट्रीटमेंट, पर ऐसा नहीं कि इसका काम नहीं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए अपने दांतों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दांत नहीं रहेंगे तो आप खाना कैसे खाएंगे, राइट। तो चलिए, ये बातें थी हमारी दांतों की। तो क्या हो रहा है हमारा, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। डेंटल फॉर्मूला क्या है? अच्छा, जब हम मिल्क टीथ की बात करते हैं तो उसमें इंसाइजर होता है, केनाइन होता है, बट पीछे जो प्रीमोलर नहीं होते, बस मोलर्स होते हैं, ठीक है। तो कितना होता है इनका फॉर्मूला होता है इंसाइजर का, इनका 212 होता है इन मिल्क टीथ, 212 212, ऐसे 5 टीथ हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे चारों में होता है 212 212। लेकिन जब हम अपने एडल्ट्स में बात करें तो उसमें 4 प्रकार के टीथ होते हैं, तो इसका फॉर्मूला बदल जाता है। देखो, इसका फॉर्मूला बन जाता है 2123, यानी 2 इंसाइजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं, जिसमें से एक विजडम टीथ होता है जो कि लेट निकलता है। तो इनका फॉर्मूला क्या हुआ, 2123 इन ईच सॉकेट, और गिनोगे तो 8 बन जाएगा, और 4 डिवीजन में है तो टोटल हो जाएंगे 32। क्लियर है? चलिए, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ कैन बी एक्सप्रेस बाय डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला बहुत तरह से डॉक्टर्स लिखते हैं, ये एक तरीका है लिखने का, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हमारे टंग पे, जो कि बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। जीभ काट दी तो पहली बार तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, तो हमारे जितना भी वोकल मूवमेंट है, वोकल कॉर्ड का तो उसमें रोल है ही, साथ साथ जीभ भी उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में मदद करता है। तो प्रोनाउंसिएशन में बहुत बड़ा रोल है टंग का। इसके अलावा भी बहुत सारा काम करता है ये डाइजेशन में। कैसे? जब खाना आता है उसको चू तो कर लिया, लेकिन उसको मिक्स कौन करेगा? मिक्स करके एक बोलस बनाया जाता है ताकि उसको आपके ईसोफेगस में भेजा जा सके। तो वो खाने के ऊपर सलाइवा की लेयरिंग करने में, उनको मिक्स करने में कौन मदद करता है? हमारा टंग। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टंग में क्या होता है, आगे वाला जो पार्ट होता है वो फ्री होता है, लेकिन पीछे वाला जो पार्ट होता है वो अटैच्ड होता है ओरल कैविटी के फ्लोर से, और किसके थ्रू? फ्रेनुलम के थ्रू। किसके थ्रू? फ्रेनुलम के थ्रू ये अटैच्ड होता है। क्लियर है? आपके टंग के ऊपर बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। अगर आप आज कांच में देखना अपने टंग को ऐसे निकाल के, इसके छोटे 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 आपको प्रोजेक्शन दिखेंगे, जिसको हम पैपिले कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैपिले। पैपिले 3 तरह के होते हैं हमारे टंग के अंदर। पहला होता है फंगीफॉर्म, दूसरा होता है फिलीफॉर्म, और तीसरा होता है आपका सर्कमवेलेट। 3 तरह के पैपिले देखे जाते हैं, ठीक है। फंगीफॉर्म एक्चुअली आपका फंगस शेप का होता है, जिसका छोटा सा अपर पार्ट होता है और नोड्यूल लाइक लोअर पार्ट जो टंग से अटैच्ड होता है। ये एक्चुअली टेस्ट बड रखता है। दीज आर हैविंग टेस्ट बड, जो कि आपके आगे वाले पोर्शन में और कॉर्नर ऑफ टंग में देखे जाते हैं आगे की तरफ। फिलीफॉर्म जो होते हैं वो माइन्यूट, क्या कहेंगे, कॉनिकल लाइक अपीयरेंस होता है ओवर ऑल द टंग, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं, टाइनी टाइनी आपके होते हैं प्रोजेक्शंस, जो कि पूरे टंग में देखे जाते हैं। ये इसमें कोई टेस्ट बड एज सच नहीं होता। सर्कमवेलेट होते हैं सबसे पीछे, ठीक है, सबसे पीछे की तरफ होते हैं, आपके वी शेप फॉर्म में होता है। कि अगर मान लो यहाँ पे टंग है, मैं देखो डायग्राम बना है टंग का, हाँ देखो, सर्कमवेलेट जो होता है यहाँ पे होता है। देखो फंगीफॉर्म कहीं कहीं है, फिलीफॉर्म पूरे फैले हुए हैं। फंगीफॉर्म साइड में होंगे, ये टेस्ट बड रखते हैं। फिलीफॉर्म जो है वो पूरे में फैले हैं, और ये सबसे पीछे होते हैं वेलेट पैपिले, इसको सर्कमवेलेट कहते हैं। ये वी शेप्ड सल्कस के जस्ट आगे होते हैं ये सारे सर्कमवेलेट पैपिले, ठीक है। तो हमारा जो टेस्ट बड है वो कीमोसेंसरी होता है, ठीक है। खाना जाते ही उसके टेस्ट में, उसके अंदर, उसके लिए सेंसिटिव होता है और 4 तरह के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। कौन से? स्वीट, बिटर, सॉल्टी एंड सार। तो 4 तरह का टेस्ट रिकॉग्नाइज करता है, खट्टा, मीठा,
तीखा और कड़वा, 4 तरह का टेस्ट हमारा टंग बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर पाता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पैलेट। पैलेट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था, मुझे लगा कि ये लेफ्ट आउट ना हो जाए। तो पैलेट जो होता है हमारे मैक्सिला की तरफ होता है, ठीक है। तो मैक्सिला में जब आप टंग से ऊपर के अपना ऊपर का वॉल छुओगे तो आगे टफ जैसा, हार्ड जैसा एरिया दिखेगा, उसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। लेकिन भाई पीछे जब छुओगे टंग से तो वहाँ पे सॉफ्ट रहेगा कंपैरेटिवली, इसलिए उसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या कहते हैं बच्चों? सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, दैट इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट। तो यहाँ पे हार्ड पैलेट है आगे की तरफ, और जब आप हार्ड पैलेट पे अपना टंग ले जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ रफ उबड़ा उबड़ा सा दिखेगा, उसको हम लोग कहते हैं रूगे। क्या कहते हैं बच्चों? रूगे, क्योंकि आपके हार्ड पैलेट में बहुत सारी लाइनिंग्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक पार्ट है जिसको आप कहते हैं यूवुला। इसका काम क्या होता है? आप जब मुंह बहुत बड़ा सा खोलते हैं तो यूवुला निकला रहता है। ये टॉन्सिल नहीं है, बहुत बच्चे इसको टॉन्सिल बोलते हैं, मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया जो इसको टॉन्सिल मानते हैं। टॉन्सिल नहीं, ये यूवुला है। इसका काम क्या होता है? हमारा जो माउथ है वो नेजल कैविटी से पीछे की तरफ जुड़ा होता है, तो जब खाना या पानी आप पी रहे हैं तो उस खाने को या पानी को नाक में घुसने से बचाता है आपका यूवुला, क्योंकि नाक नेजल कैविटी को ये कवर कर देता है अंदर से, तो ये खाना या पानी कोई भी चीज़ ऐसे नाक में नहीं जा पाती। और ये देखो छोटा छोटा साइड में आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली होता है आपका टॉन्सिल, और जब ये बढ़ जाता है तो आपको कहा जाता है भाई टॉन्सिलाइटिस हो गया, आपका टॉन्सिल बढ़ गया है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर इन्फेक्शन आने लगा है। तो ये था आपका पैलेट। अब होप आपको ओरल कैविटी क्लियर हो गया होगा कि ओरल कैविटी में क्या क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी इतनी सी भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन टाइम की तरफ। यहाँ पे पूछूंगी मैं आपसे 2 सवाल, जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। उससे पहले बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे फ्रेंड्स से, अपनी अटेंडेंस लाइक के साथ मार्क करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से वो लाल बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो, एंड डेफिनेटली बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको पता रहे कि नेक्स्ट लेक्चर कब आ रहा है। वैसे 12 बजे डेली मेरा सेशन जाता है, उसके अलावा भी मैं सेशंस डालती रहती हूँ, आपको अपडेट्स देती रहती हूँ, और आपको मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, सारी टाइप की वीडियोस भी आपके लिए लाती रहती हूँ। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स entry of food into the windpipe during swallowing in mammals is, which is the structure which prevents the food into windpipe। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके लिए नेक्स्ट जो हम सेशन लेने वाले हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं, बट बहुत से बच्चों को ने अगर 9-10 का थोड़ा सा याद है, 10th का बेसिकली, तो ये आप आंसर दे सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन देखते हैं आप इसको ढूंढ के लाइए। आई वॉन्ट यू टू फाइंड इट आउट, इंटरनेट, बुक, जहाँ भी आपको समझ में आए, ठीक है। मैमेलियन टीथ आर, इनमें से कौन से कैटेगरी में मैमेलियन टीथ को डाला जाता है? क्लियर है? चलिए, तो ये थे मेरे 2 सवाल, आपको देने हैं सही जवाब। देखते हैं कौन सबसे सही और कौन सबसे जल्दी आंसर करता है। लेट्स सी, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। टिल देन के लिए बच्चों पारी, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डेफिनेटली hit the bell icon for all the wonderful sessions. Thank you everyone, have a great day.